हेलो गाइस, वेलकम टू डायमंड लर्निंग। आज 12th क्लास के लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर के अंदर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा है इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज फैलाने वाला अगर पैथोजन है, माइक्रोब है, हमारी बॉडी में अगर वो एंटर करता है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी बॉडी जो एक्शन लेती है तो वो किस सिस्टम के थ्रू लेती है? इम्यून सिस्टम के थ्रू लेती है। और उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। तो वो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी का, इम्यूनिटी। ठीक है, तो अगर सिंपल शब्दों में हम इम्यूनिटी को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इम्यूनिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, हमारी जो शरीर की रोगों के खिलाफ लड़ने की जो क्षमता होती है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस इज नोन एज इम्यूनिटी। ठीक है, हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे वो कोई वायरस है, चाहे फंजाई है, चाहे कोई प्रोटोजोआ है, किसी भी प्रकार का अगर माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसको हमारी बॉडी क्या करेगी? बचाने का काम करेगी उससे, सो दैट हमें कोई भी डिजीज ना हो सके। ठीक है, तो हमारा बॉडी का वो सारा का सारा सिस्टम जो इम्यूनिटी को काम में लाता है वो हमारा क्या कहलाता है? इम्यून सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो काम में आते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो किसी भी अगर इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं इम्यूनिटी को अटेन करने के। एंड जो इम्यून सिस्टम हमारा होता है तो इसका जो फंक्शन है, इसकी वर्किंग जो है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर पर, हमारी बॉडी के सेल्स पर डिपेंड करती है। एंड सबसे पहले अगर इम्यून सिस्टम के या इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने हमें इसके बारे में, इम्यूनिटी के बारे में बताया था। इस वजह से हम एडवर्ड जेनर को क्या कहते हैं? एडवर्ड जेनर को बोला जाता है द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो यहां पर इम्यूनोलॉजी वर्ड है, तो इम्यूनोलॉजी का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करेंगे इम्यूनोलॉजी के अंदर? इम्यून सिस्टम की, उसकी वर्किंग की, उसकी फंक्शन की। द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, उसको क्या बोला जाता है? इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, एंड द पर्सन स्टडिंग इम्यूनोलॉजी, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्यूनोलॉजिस्ट। ठीक है, वो पर्सन जो इम्यूनोलॉजी को स्टडी कर रहा होता है या करता है। चलो, ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन के बारे में। अब अगर हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो इम्यूनोलॉजी जो है या हमारी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, तो इम्यूनिटी हमारी जो है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहली हमारी इम्यूनिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। दूसरी हमारी जो इम्यूनिटी की टाइप होती है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में हमने पढ़ना है हमारे चैप्टर के अंदर। इनेट इम्यूनिटी जो होती है इसको हम लोग इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोल देते हैं, या इसको जेनेटिक
इम्यूनिटी भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये हमारी जो होती है वो हम लोग बाद में एक्वायर करते हैं हमारे जन्म के बाद, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी या जेनेटिक इम्यूनिटी जो है, इसका मतलब है हमारी बॉडी में जब जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि हमारा जो कोलोस्ट्रम होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर, तो कोलोस्ट्रम के अंदर हमारे क्या होती हैं, बहुत सारी इम्यून सिस्टम में काम करने वाली एंटीबॉडीज होती हैं और बहुत सारे सेल्स होते हैं जो हमें उन दिनों में क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारी एंटीबॉडीज होती हैं। वो एंटीबॉडीज हमारी स्टार्टिंग में क्या करती हैं, हमें किसी भी डिजीज से लड़ने में सहायता करती हैं। अब जब हमारी बॉडी के अंदर ही वो सिस्टम प्रेजेंट होता है, इनबॉर्न सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम क्या करता है, वो सिस्टम अभी किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए फिक्स नहीं होता कि अगर कोई फीवर को कॉज करने वाला है तो सिर्फ उसी के खिलाफ वो एक पर्टिकुलर सेल काम करेगा, या फिर कोई जो है और कोई कॉमन कोल्ड है, कोई कैंसर है या कुछ भी इस तरीके की अदर डिजीज है, तो उसके लिए किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए वो फंक्शन नहीं करता, वो सारी ही डिजीज के लिए एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा मिलके काम करता है। तो इसलिए हम लोग इस इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका बोलने का रीजन ये है कि कोई भी प्रकार के डिजीज हमारी शुरुआत में उन दिनों में हमारी बॉडी को अगर लगने की कोशिश करेगी, कोई भी पैथोजन एंटर करेगा किसी भी डिजीज के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ठीक है, तो सभी के लिए ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है या हमारी बॉडी है वो उसको क्या करती है, वो उसको खत्म करने की कोशिश करती है, किल करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए ये किसी एक स्पेसिफिक डिजीज के खिलाफ नहीं काम आता, सारी ही डिजीज के खिलाफ काम आता है। दैट इज वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। क्लियर। चलो, अब हमारा जो ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का सिस्टम है या इनेट हमारी इम्यूनिटी होती है, तो इसमें भी हमारे क्या होते हैं, दो सिस्टम काम में आते हैं हमारे। एक तो होते हैं इसके अंदर फिजिकल, या हम उनको बोलते हैं एनाटॉमिकल बैरियर्स, ठीक है। और दूसरे हमारे जो होते हैं वो होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर्स हमारे क्या होते हैं, वो बैरियर ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एंटर ही नहीं होने देते हैं, ठीक है। मतलब वो हमारी बॉडी में उनको आने तक रोकते हैं, ठीक है, रोकने का काम करेंगे, क्योंकि अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर ही नहीं कर पाएगा तो फिर हमें डिजीज होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर्स के अंदर एक तो आपको एग्जांपल मिलेगी ह्यूमन की स्किन, ठीक है, हमारी जो त्वचा है, स्किन है, तो ये स्किन जो होती है ये किसी भी फॉरेन पैथोजन को अंदर हमारे शरीर के एंटर होने से क्या करती है, प्रिवेंट करती है, उसको बचाती है, ठीक है। ये सबसे पहला जो है हमारा एक फिजिकल बैरियर होता है किसी भी पैथोजन को अंदर हमारे जाने से रोकने के लिए, ठीक है। अब स्किन के अलावा अगर मान लो स्किन जो है वो किसी भी पैथोजन को रोक नहीं पाती है, तो उसके बाद में हमारे कुछ क्या आते हैं, मेम्ब्रेनस बैरियर्स आते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस सिक्रीट होता है, ठीक है, म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल को हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे इसमें नेजल हेयर आते हैं, मान लो हम बात करें इसकी, तो नेजल हेयर हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन नेजल चैम्बर के अंदर होते हैं। तो नेजल चैम्बर के अंदर भी क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है। इसके अलावा हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या हमारा जो फूड ट्रैक है, ठीक है,
तो इन जगह पर भी हमारे क्या होता है, सेल्स में से म्यूकस सेक्रेट होता रहता है। तो कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो म्यूकस में ट्रैप होकर फंस जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रोकने का काम करेगी। ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स हमारी जो क्या करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं, वो इनके अंदर काम में आती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सीलिया, ये भी हमारे जो हैं सेल्स में से आउटग्रोथ निकलती हैं। तो ये सीलिया भी क्या करते हैं, फॉरेन पैथोजेंस को या पार्टिकल को क्या करते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग फिजिकल बैरियर्स के बाद में फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करने वाले हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हमारे वो होते हैं जिनसे कोई ना कोई सिक्रीशन जो है हमारी बॉडी में रिलीज होती है और उस सिक्रीशन से वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें देखो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में फिजियोलॉजिकल बैरियर में एग्जांपल क्या आएगी, इसमें सबसे पहली हमारी एग्जांपल जो है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आप कहोगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो खुद जो है बीमारी फैलाते हैं, तो ये हमारे लिए जो है वो बेनिफिशियल कैसे हुए। तो हमारे बॉडी में कुछ बेनिफिशियल या फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे जो हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे इकोलाई बैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, हमारे नेजल सिस्टम के अंदर या वेजाइनल सिक्रीशन जो होती है तो वहां पर हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो क्या करते हैं, उन्हीं फॉरेन पैथोजेंस की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक फिजियोलॉजिकल बैरियर बनाते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में आएगी, तो वो आएगी ऑयल एंड स्वेट। तो ऑयल या स्वेट जो है वो हमारी बॉडी में सीबेशियस ग्लैंड्स, जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, एंड स्यूडोफेरस ग्लैंड्स जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती हैं। ठीक है, ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन आवर स्किन। हमारी स्किन के अंदर ये मॉडिफाइड ग्लैंड्स होती हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स एंड स्यूडोफेरस ग्लैंड्स, जो ऑयल एंड स्वेट को सिक्रीट करती हैं। तो उनकी सिक्रीशन हमारी बॉडी में एंटर होने वाले पैथोजेंस को क्या करती हैं, किल कर देती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, तो जैसे ही हमें कोई डिजीज होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से राइज हो जाता है। तो उस हाई टेम्परेचर की कंडीशन में भी हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के अलावा हमारे जो पीएच होती है, ठीक है, पीएच सबसे ज़्यादा जैसे काम में आती है हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो एसिडिक पीएच होती है तो उसके कारण फूड के थ्रू अगर कोई भी एंटर किए गए माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं, तो उनकी ग्रोथ वहां पर नहीं हो पाती है और वो किल हो जाते हैं। ठीक है, चलो पीएच के बाद नेक्स्ट है सीरुमेन, CERUMEN। सीरुमेन जिसको हम लोग ईयर वैक्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे क्या होता है, ईयर में सिक्रीट होने वाला एक सब्सटेंस है। ठीक है, और ये भी क्या है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो है एग्जिबिट करता है। तो हमारे
अगर कान के अंदर कोई भी डस्ट वगैरह से, धूल मिट्टी से कोई पैथोजन हमारे कान में एंटर करता है तो ये ईयरवैक्स जो होता है वहाँ पर सिक्रीट होता रहता है और उनमें वो क्या होते हैं, ट्रैप होते रहते हैं और आगे हमारे इंटरनल ईयर्स तक जो है वो नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम जो होता है ये हमारे सलाइवा में मिलता है, हमारे टीयर्स में जो है ये मिलता है, हमारी नेजल सिक्रीशन जो होती हैं उनके अंदर भी ये लाइसोजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो लाइसोजाइम जो है वो एक ऐसा एंजाइम होता है जो एंटी पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। ठीक है। तो इनकी वजह से हमारे इन ऑर्गन्स जो है जहाँ से भी ये रिलीज होता है, जिनमें प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर फॉरेन पार्टिकल्स की ग्रोथ जो है पैथोजेंस की वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लास्ट में, तो जो बाइल होता है, ठीक है, बाइल जूसेस में प्रेजेंट होता है, जो हमारे क्या होता है लिवर से जो सिक्रीट होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। तो वो बाइल जूस जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो हमारे जब इंटेस्टाइन में जाते हैं ये, तो वहाँ पर बैक्टीरिया या पैथोजन जो भी है उनको क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं। ठीक है। तो अब ये फिजिकल और फिजियोलॉजिकल जो हमारे बैरियर्स होते हैं, तो ये सबसे पहले, ठीक है, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। इस वजह से इनको, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है। इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमारा सेलुलर बैरियर्स आते हैं और उसके बाद में हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमारी क्या बनती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनती है। इसके बाद हमारे पास में आते हैं सेलुलर बैरियर्स। तो सेलुलर बैरियर्स में हमारे पास में दो चीजें आती हैं। इसमें पहला तो आता है हमारा फेगोसाइटिक सेल्स या फेगोसाइटिक बैरियर्स, और दूसरे आते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है। फेगोसाइटिक बैरियर्स में हमारे क्या आते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स आते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स, और ये क्या करते हैं, दे परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस तो आपको पता होगी। ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो मैं दोबारा बता देता हूं। फेगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी जो एक सेल होता है वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अपनी बॉडी के इनसाइड तक लेकर आता है और उसको अपनी बॉडी के अंदर लाने के बाद में एनगल्फ करता है। ठीक है। जैसे ये कोई भी सेल है, ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, पैथोजन है, ये इसकी बॉडी में आता है, यहाँ पर वो सेल इसको क्या करता है, पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेता है और एनगल्फ करने के बाद में इसका रेजिड्यू जो है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये पार्टिकल को अंदर लाना, अंदर लाकर उसको एनगल्फ करना और फिर रेजिडुअल पार्टिकल्स को बाहर निकाल देना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अब आपको याद आया होगा, आपने अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, तो ये फेगोसाइटोसिस जो है वो अमीबा परफॉर्म करता है। तो हमारी बॉडी के सेल्स भी इसी तरीके से फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो मान लो कोई भी जो है फॉरेन पार्टिकल आया है, बीमारी फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म आया है, तो उसको क्या करते हैं, ये सेल अपने अंदर बॉडी के खींच लेते हैं और अंदर एनगल्फ करके फिर उनको खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करने वाले हमारे बॉडी के कौन से सेल्स होते हैं, तो ये परफॉर्म करने वाले सेल्स होते हैं, एक तो हमारे होते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं न्यूट्रोफिल्स।
न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो WBC की टाइप्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है। मोनोसाइट्स भी उसी की टाइप होते हैं, WBC की ही। तो इन दोनों का काम जो है वो फेगोसाइटोसिस करना है। तो ये है फेगोसाइटिक बैरियर्स। दूसरे हमारे पास में नेचुरल किलर सेल हैं, NK सेल्स बोल देते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अब नेचुरल किलर सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल किलर सेल जो हैं वो एक्चुअल में WBC की ही ए जो है टाइप्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो उन्हीं लिम्फोसाइट से आगे ये क्या बनते हैं? नेचुरल किलर सेल बनते हैं, ठीक है। उसमें जो है हेल्पर टी सेल बनते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट वगैरह वगैरह बनते हैं। उन्हीं में से एक टाइप है नेचुरल किलर सेल। और ये डायरेक्टली क्या करते हैं, किसी भी ऐसे जब फॉरेन पार्टिकल को देखते हैं तो उसको क्या करते हैं, जाकर अटैक कर देते हैं और उनको हमारी बॉडी में से ख़त्म कर देते हैं। ये काम होता है नेचुरल किलर सेल्स का। क्लियर है? चलो, इसके बाद में फोर्थ हमारी इस इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर जो लास्ट हमारा बैरियर आता है वो होते हैं साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स में दो प्रकार के टाइप आ जाती हैं। एक तो इनमें आती हैं इंटरफेरॉन्स, ठीक है। क्या आ जाएंगी? एक तो आ जाएंगी इंटरफेरॉन्स और दूसरी इसके अंदर हमारी जो आ जाएंगी वो आती हैं इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। इंटरफेरॉन्स क्या होती हैं? इंटरफेरॉन्स एक ऐसी नॉन एंटीजेनिक प्रोटीन्स होती हैं फॉर्म्ड अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में जब भी कोई वायरस हमको क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। तो मान लो हमारे सेल को कोई भी जो है एक वायरस अटैक कर रहा है, तो जब वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडी का ये सेल क्या करता है, ये जब खुद डिस्ट्रॉय होता है तो ये कुछ प्रोटीन्स का सिक्रीशन करता है। उन्हीं प्रोटीन्स को हम लोग इंटरफेरॉन्स बोलते हैं। तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये इस सेल के आसपास के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या करती हैं, उनको फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं। मतलब ये जो सेल है इसको जब इन्फेक्शन हुआ तो ये तो खुद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन डिस्ट्रक्शन इसकी होते ही ये प्रोटीन्स को रिलीज कर जाएगा और वो प्रोटीन्स इसके आसपास वाले जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको इन्फेक्शन ना हो तो ये वहां पर उनके लिए क्या करती हैं, एक बैरियर का काम करती है, ठीक है। इनको बोला जाता है इंटरफेरॉन्स। और इसका क्वेश्चन जो है ये मस्ट है, ये बोर्ड के अंदर हर साल ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है किसी ना किसी तरीके से, चाहे तो वो बड़े क्वेश्चनों में एक छोटा पार्ट करके पूछ लेता है, चाहे ये 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने स्टार लगा लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, दूसरी है यहाँ पर हमारे पास में इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। तो इन्फ्लामेशन, जब हमारे कोई भी ऐसा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करती है बॉडी, ठीक है, तो मान लो अगर कोई भी फॉरेन ऐसा पैथोजन है जो हमारी बॉडी में किसी पेन, हीट जो है इस तरीके का मैकेनिज्म चलता है, जैसे हमारे अगर कहीं पर किसी भी पैथोजन ने क्या कर दिया, पेन, स्वेलिंग, इस तरीके का काम कर दिया, तो वहाँ पर ये क्या होती हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करती है हमारी बॉडी, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी बैरियर्स में इस रिस्पॉन्स शो करने में हमारे ये कुछ ऐसी ही और अदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये हमारे सेल्स में से उन प्लाज्मा को और हमारे जो फेगोसाइटिक टाइप की एक्टिविटी वाली प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या करती है, एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। इससे हमारी ब्लड वेसल्स और ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं और उनके अंदर सप्लाई जो है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और फिर ये प्लाज्मा के अंदर
क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमें एंजाइम्स मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स मिलती हैं जिनकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो उन फॉरेन पैथोजेंस को क्या कर देती हैं, वहां पर जाकर किल कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। क्लियर है? तो ये 4 तरीके का हमें जो है बैरियर्स मिल जाएगा हमारी इनेट इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी टाइप हमारी आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने कहा था कौन सी इम्यूनिटी होती है, जो हमारे जन्म के बाद हम लोग एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये टाइप की इम्यूनिटी हमारी जो है वो क्या होगी, वो नेचर में स्पेसिफिक होगी। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। या फिर हम इसको जो है दूसरे और नाम से बुलाते हैं, इसको हम लोग अडैप्टिव इम्यूनिटी भी बोल देते हैं। क्योंकि ये जो इम्यूनिटी है ये हमारी बॉडी बाद में अडाप्ट करती है, जन्म के बाद में अडाप्ट करती है। और मान लो हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम पे अगर फीवर को फैलाने वाला पैथोजन एंटर करता है, तो उसके बाद में हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ ऑलरेडी क्या करती है, एक मैकेनिज्म बना लेती है। अगर दोबारा वही डिजीज हमारी बॉडी को होने की कोशिश करती है तो उसको क्या करती है, बहुत अच्छे से कैटर कर लेती है। ठीक है, तो उस केस में हम इम्यूनिटी क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो इस वजह से स्पेसिफिक भी होती है, एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए काम करती है, प्लस हमारी बॉडी में इसकी क्या है, एक मेमोरी भी क्रिएट हो जाती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये 2 तरीके की होती है। एक होती है एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो क्या होती है, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये हमारी बॉडी में या तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं वैक्सीनेशन से। ठीक है, क्या करते हैं, या तो हम लोग वैक्सीनेशन से एक्वायर करते हैं, या फिर जो है ये इम्यूनिटी किसी प्रीवियस डिजीज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। प्रीवियस कॉन्ट्रैक्टेड डिजीज। और ये इम्यूनिटी एक्वायर करने में हमारी बॉडी को जो है वो थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, जैसे कि टाइफाइड है, तो टाइफाइड की इम्यूनिटी एक्वायर करने के लिए हमें कुछ मंथ्स लग जाते हैं, या फिर ये लाइफ लॉन्ग भी एक्वायर हो सकती है। जैसे कि हम लोग चिकन पॉक्स की बात करते हैं, तो चिकन पॉक्स के लिए अगर हम लोग किसी तरीके की वैक्सीनेशन लेते हैं जो आजकल अवेलेबल है, तो हमें लाइफ टाइम के लिए क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं कि उसके बाद में आपको कभी भी लाइफ में चिकन पॉक्स जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये हमारी बॉडी कैसे एक्वायर करती है, ये हम लोग फ्रॉम आउटसाइड एंटीबॉडीज से क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। ठीक है, कि हमारी बॉडी में बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज जो हैं वो अगर शरीर के अंदर डाल दी जाएं, जैसे कि वैक्सीनेशन में होता है, लेकिन ये टॉपिक भी आगे हम करेंगे कि ये डिफरेंस जो है वो कैसे आता है। ठीक है, कि एक तो वैक्सीनेशन से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, एक प्री इंस्टॉल्ड या प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को हमारी बॉडी में डाला जाता है, तो वो कैसे काम करती हैं। या फिर जो है ये मदर के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू भी हमारी बॉडी में जो है
ये हम एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे भी काफ़ी बीमारियों से हमें जो है क्या करते हैं, प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। और अगर अदर एंटीबॉडीज़ बाहर से हम लोग लेते करते हैं, तो जैसे बच्चों को हम लोग जो है एंटी रेबीज़ के लिए, ठीक है, बचपन में इंजेक्शंस वैक्सीनेशन करवाते हैं, या फिर एंटी टीटनस के लिए हम लोग एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में डलवाते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल आती है एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एंटीजन एंटीबॉडीज़ की और हमारे CMIS HIMS ये सिस्टम्स जो हैं तो उनकी एंटीबॉडी स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस इसी तरीके से आप कंटिन्यू कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।